गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं श्रद्धा सोरल आपका इस एकेडमिक सेशन 2020-21 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में हम लोग यहाँ पर अपनी बीए थर्ड ईयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है अभी आप लोगों को, एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में एक बार आप लोग प्रमोट हो चुके हैं और हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। इसी उद्देश्य से हमने आपको राज्य सरकार द्वारा भी प्रमोट किया गया और ये भी आपसे अपेक्षित है कि आप अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दें और साथ ही हम टीचर्स भी आपको अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करवा दें। ये जो माध्यम हम प्रयोग में ले रहे हैं मेरे लिए बहुत नया है, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी नया है, लेकिन आपकी जो जनरेशन है वो ये जो आईटी टेक्नोलॉजी है इससे आप लोग ज़्यादा इक्विप्ड हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए। और इसलिए हो सकता है कहीं कुछ कमियां रहें, आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। और हो सकता है आप बहुत कुछ और मुझे सिखा भी पाएँ, मैं वो भी आपसे सीखने की कोशिश करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे सेकेंड ईयर में भी स्टूडेंट्स रहे हैं, इसलिए मुझे जानते हैं और मुझसे पढ़े भी हैं, काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। कुछ लोग जो दूसरे सेक्शन में थे, आपको दूसरी टीचर पढ़ा रही थी, उनके लिए मैं थोड़ी नई रह सकती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ आपके लेक्चर्स में आपको रिकॉर्ड करके भेजूँ और इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कमिश्नरेट के द्वारा, हम उसके माध्यम से भी संपर्क में हैं। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कुछ और तरीके हम डिवाइस करें जिससे कि हमारी क्लासेस ज़्यादा इंटरैक्टिव बन सकें। फ़िलहाल के लिए हम शुरुआत करें, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपके सिलेबस से। इस बार थर्ड ईयर क्लास में आपके दो पेपर्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बिल्कुल वही पेपर पैटर्न है, वही तरीका है पूरा सभी कुछ, और उसी तरह से दो पेपर्स है जैसे सेकेंड ईयर में थे। पहला पेपर है आपका रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे पाश्चात्य प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और दूसरा जो आपका पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945, 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं और अब आप फाइनल ईयर में हैं, मेरे ख्याल में राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से बहुत कुछ आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। तो ये एक एडवांस लेवल के दोनों पेपर्स हैं, मुझे लगता है आपको इन दोनों को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा सा जो हमारा सिलेबस है उसको हम देख लें। मैं भी आपको बता दूंगी, कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाकर इस सिलेबस को देख सकते हैं। 2019-20 का सिलेबस है, अभी 2021 का अपडेट नहीं हुआ है, पर मोरलेस सिलेबस वही रहते हैं, बहुत बड़ा बदलाव उसमें नहीं होता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो है 1920 का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी इसी को आगे कंटिन्यू करेगी। अब हम सिलेबस पर आ जाए। सबसे पहले थोड़ा बहुत जो अपना पहला पेपर है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसके बारे में बात करें। जैसा कि हमेशा का सिस्टम है, 5 यूनिट है आपकी, 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, और उसमें डिवाइडेड है ये सिलेबस। और जैसा कि आपको पता है, आपसे अपेक्षित होता है कि आप जो आपका क्वेश्चन होते हैं, पेपर पैटर्न जो होता है, सेक्शन ए बी सी तीनों में इन पांचों यूनिट्स में से सवाल आते हैं और आपसे अपेक्षित होता है कि आप हर यूनिट में से कुछ ना कुछ सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। तो थोड़ा देख लें बच्चों, क्या है इस बार हम लोगों का। जैसा कि पेपर का नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, यानी कि जो विचारक लिए गए हैं वो विचारक अपने जो उनका समय था, उनकी जो एज थी और जिस काल में वे हुए हैं उसके वे प्रतिनिधि विचारक हैं।
हम थोड़ी सी बात अपनी इस पेपर को लेकर मैं और भी करना चाहूँगी कि ये बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी का पेपर है। आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान जिस रूप में हम आज पढ़ते हैं, वो बहुत कुछ जो पश्चिमी पूरा सिस्टम है, जो डेवलपमेंट हुआ है थॉट में भी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, आज की तारीख में पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो वो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वही उसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं सब तरफ है। और साथ ही हमने जो पश्चिम में या खास बात जो रेखांकित करने की है कि पश्चिमी विचारक हैं, जो पश्चिम के विचारक हैं उन्हीं के जो आइडियोलॉजी, उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनने जो विभिन्न प्रकार के विचार दिए हैं, उनका एक मोर और लाइक यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। उनको सार्वभौमिक उन सारे विचारों को और उन सारे जिनको कहते हैं हम, जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको मान लिया गया है। हालांकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का पेपर पढ़ा है। हालांकि अब इस बात में जब हम बात करेंगे, इस पेपर को पढ़ेंगे, तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और क्या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी वही मान्यता प्राप्त है जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को है। क्या कॉन्सेप्ट्स जिनका यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है वो हमारे भारतीय कहें या जो अन्य एशियाई के देश हैं उनके संदर्भों में सही हैं, ये भी हम जब इस पेपर को पढ़ेंगे तो ये देखेंगे। आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहीं ना कहीं ग्रीस से मानी जाती है। ग्रीस के जो सिटी स्टेट्स थे, कहा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ के अगर कहीं हमें प्रमाण मिलते हैं तो वहीं पर है। तो ऑब्वियसली हम अपने इस पेपर की शुरुआत भी प्लेटो और अरस्तु, जो कि ग्रीक विचारक हैं और जो कि सबसे पुराने, जो आधारभूत माने जाते हैं और राजनीति विज्ञान के पिता कहे जा सकते हैं, उनसे शुरुआत होती है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो और अरस्तु के विचारों के बारे में। आपको कुछ सब हेड्स दिए गए हैं, तो आपको उनके तहत इनको पढ़ना है। प्लेटो के विचार यदि देखा जाए तो बहुत वृहद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपके कोर्स में जिनको हमने शामिल किया है, जो कि उनके आधारभूत सिद्धांत हैं, वह आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य, व्यक्ति, न्याय, और प्लेटो के जो एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने दिया है, थियोरी ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने दिया, शिक्षा का सिद्धांत, उसके बारे में विशेष रूप से आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उनके वही राज्य, इंडिविजुअल और उनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अरस्तु का। क्रांति के बारे में विचार, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 पर यदि हम आ जाएं, तो मैं देख रही थी इसमें यहाँ शामिल किया गया है कन्फ्यूशियस को। अब बच्चों देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात है। कन्फ्यूशियस का नाम आप लोगों को दिख रहा है। कन्फ्यूशियस तो एक चीनी विचारक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वे तो पाश्चात्य नहीं हैं। वो एक तरह से एशियाई विचारक हैं, पूर्व के ही विचारक हैं, लेकिन हमारे इस सिलेबस में उनको इंक्लूड किया गया है। शायद कहीं ना कहीं चीन का जिस तरह से उदय हुआ है, हालांकि इसको लेके भी बहुत विभिन्न प्रकार के विचार हैं, शायद कन्फ्यूशियस के विचारों का बहुत महत्व माना गया, इसलिए कन्फ्यूशियस को भी हमने इस पेपर में, इसेंशियली वे वेस्टर्न नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस पेपर में आपको रखा गया है, उनके विचारों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है सर थॉमस एक्विनस और मैकियावेली। ये जो मिडिल एजेस हैं, मध्य युग के जो विचारक हैं, मध्य युग में किस तरह के राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में किस तरह के विचार थे, उनके बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। अगली जो यूनिट्स हैं, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट में हम जो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहे जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, जो कि मैं बहुत आधुनिक युग के नहीं कहूँगी लेकिन मध्ययुगीन भी नहीं है, एक तरह से मध्य युग और आधुनिक युग को जो जोड़ने वाली कड़ी हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिनमें कि हम काफ़ी हद तक जो आज की तारीख में जिस तरह से जो राजनीति विज्ञान में और जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं, उनमें उनका तीनों का बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और उन्हीं से एक शुरुआत होती है जब पूरी डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की बातें शुरू होती हैं,
और स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं उभर कर आता है। और इसी कड़ी में आगे हैं बेंथम और मिल, जिन्होंने कि कहीं ना कहीं राज्य के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको अधिक जिसे कहना चाहिए इंडिविजुअल ओरिएंटेड या व्यक्ति केंद्रित बनाने की कोशिश की। तो एक तरह से इन सारे विचारकों के जो विचारों को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से प्रैक्टिकली भी स्टेट इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, उसके फॉर्म्स किस तरह से बदले हैं, किस तरह स्टेट और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप, राज्य और व्यक्ति की जो रिलेशनशिप है वो बदलती रही है, और किस तरह कभी कुछ विचार मतलब देखिए दोनों तरह से हैं। बहुत मामलों में इन विचारकों के माध्यम से हमें जान पाते हैं कि उस वक्त क्या विचार राज्य को लेके या व्यक्ति के अधिकारों को लेके या राज्य के कर्तव्यों को लेकर थे। और दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ना कहीं इन विचारकों ने अपने समय के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्रभावित करने की कोशिश की और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए, क्योंकि वो अपने समय की परिस्थितियों को देख रहे थे। तो उनके विचारों को जानने से आपको ये भी पता पड़ता है कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, किस तरह की समस्याएं राजनीतिक संस्थाओं के सामने आती हैं और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके बाद है बेंथम और मिल, वही क्रम आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद आपकी जो 5th यूनिट है उसमें हम आ जाते हैं हेगल और कार्ल मार्क्स पर। हेगल और कार्ल मार्क्स आधुनिक युग के विचारक हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त माना गया है। फिलहाल जो विचारों का इतिहास हम यदि कहें, मार्क्सिज्म अपने आप में कितनी इम्पैक्टफुल विचारधारा मानी गई कि उसके बाद मार्क्स का असर इतना ज़्यादा था कि बहुत कुछ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, बहुत सारी सरकारें मार्क्स की विचारधारा पर आधारित बनी। हेगल का भी बहुत कुछ प्रभाव जो है हमको विश्व के देशों में बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखने को मिला है। तो इस तरह से आपके 5 यूनिट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि इसका मतलब नहीं है कि राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है वो कोई मार्क्स के साथ ख़त्म हो गया है। आप चूँकि अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं, जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, आप ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, तो ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है राजनीतिक विचारों की, आज भी चल रही है। मार्क्स के बाद मार्क्स के इंटरप्रिटेशंस करने वाले कई प्रकार के लोग आए, उनमें अलग अलग लोग थे। उसके बाद मार्क्स से रिएक्शंस मार्क्सिज्म को लेकर जो उठे, किस तरह से लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म की हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं। और फिलहाल आज की तारीख में कहा जा रहा है कि इस वक्त की जो ज़्यादा प्रेवलेंट आइडियोलॉजी वह है, वो जो ज़्यादा मतलब पॉपुलर आइडियोलॉजी है वो न्यू लिबरलिज्म है। तो राजनीतिक विचारों का इतिहास इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि आपकी केवल 5 यूनिट में जिन विचारकों को हमने समेट दिया है, ये आपके लिए एक तरह से केवल राजनीतिक विचारों से आपका एक इंट्रोडक्शन कराने की प्रक्रिया है। इसके बाद ये प्रक्रिया अनवरत चलती जाएगी। आप कुछ बेसिक आइडिया से इस तरह से लैस हो जाएंगे कि उसके बाद आप अपने आप से इस पूरे जो पॉलिटिकल थॉट का प्रोसेस चलता है उसको समझ पाएंगे और उसको पढ़ पाएंगे। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत आज पहले पेपर के बारे में डिस्कस किया। मेरी अगला जो मैं आपको दूंगी, आप थोड़ा सा इस पर विचार करिए और कुछ किताबों के रेफरेंसेस भी अभी आपको देने हैं। और उसके बाद हम अगला जो मेरी क्लास में आपके लिए वीडियो भेजूंगी उसमें हम सेकेंड पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम दोनों पेपर्स को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। होपफुली आपको मेरी आज की बातों से एक अपने इस पेपर के बारे में क्लैरिटी होगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और इसमें किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए और मैं क्या कुछ बदलाव कर सकती हूँ जिससे कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा बेहतर बन सके। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार यहाँ फिर आपकी सेकंड क्लास के लिए यहाँ आपसे जुड़ी हुई हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में अपना पेपर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम आपका जो सेकंड पेपर है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि 1945 से
अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बिल्कुल ठीक वही पैटर्न जो बाकी जगह उसमें फॉलो हुआ है कि इसमें भी आपके 5 यूनिट होंगे और पांचों यूनिट से आपको सवाल करने हैं। और जैसा कि आपका पेपर पैटर्न रहा है, आप लोगों को पेपर पैटर्न इस तरह से बनाया जाता है कि आपको हर यूनिट पढ़नी है। मैं खास तौर पर ये बात इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 75% के कोर्स कर लें, हम उसकी 3 यूनिट कर लें, लेकिन अब आपका जो पेपर पैटर्न है, जैसा कि पिछले 2 सालों में आपने देखा है, वो इस तरह का है कि आपको तीनों यूनिट्स को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीनों यूनिट से कवर होते हैं। तो जो पेपर 2 है, इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945, उसकी जो पहली यूनिट है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बहुत नया है पूरा जो पेपर है। अभी तक आप पूरी तरह राज्य अंदर से कैसे काम करते हैं, राज्य के भीतर की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, अभी तक आपने खासतौर पर सेकेंड ईयर में आपने यही ज़्यादा पढ़ा था। अब मज़ेदार बात यह है कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो राज्य हैं इनके मध्य आपस में संबंध कैसे रहते हैं, किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं। आपने इन दिनों बहुत सुना होगा कैसे अब पूरा विश्व एक हो गया है, एक ग्लोबल विलेज की बात हम करते हैं, वैश्वीकरण के दौर की, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिलहाल हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना नाम की एक संक्रामक बीमारी फैली है और जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत हमारे यहाँ नहीं हुई, एक अन्य देश में सबसे पहले इसका संक्रमण नोट में किया गया और होते होते ये बीमारी हमारे तक फैली। और ऐसे में आज की तारीख में इस बीमारी को रोकने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर बहुत स्तर पर एक कोशिश की जा रही है कि देश आपस में कोलैबोरेट करें और इस बीमारी से इस पूरे विश्व को निजात दिलाएं। ये बताने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व आज की तारीख में पहले की दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पूरा विश्व बहुत नज़दीक आ गया है। जिस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट बड़े हैं, अब एक देश से दूसरे देश जाना बहुत आसान हो गया है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम उन देशों के बारे में बहुत कुछ कहीं ज़्यादा पहले की तुलना में जानते हैं। तो इस पेपर का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो न सिर्फ ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, बल्कि आपको इसको पढ़ने में आप बहुत इंजॉय भी करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो सबसे पहले हमेशा इस पेपर के बारे में कहती हूँ कि देखिए, इसमें 1945 से तो आपको पढ़ना ही है निश्चित रूप से। काफ़ी बात तो ऐतिहासिक है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं, रीसेंट हिस्ट्री। लेकिन इस पेपर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज की तारीख में दिनों दिन रोज़मर्रा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह के क्या स्थिति है या किस तरह राष्ट्रों के संबंध आपस में संचालित हो रहे हैं, ये बहुत सारा आपको किताबों में नहीं मिलेगा। क्योंकि किताबें आप अगर नई से नई किताब भी खरीदेंगे तो वो 3-4 महीने पहले किसी भी ऑथर ने लिख के अपडेट की होती है, जबकि यहाँ हमें ज़रूरत इसकी बात की है कि हम रोज़मर्रा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हो रहा है, आज क्या घटित हुआ, कल क्या घटित होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करें, आप खबरों से वाकिफ़ रहें, आप रोज़ अखबार पढ़ें और कई सारे विश्लेषकों के आर्टिकल्स रोज छपते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस न्यूज़ चैनल्स पे भी उन संबंधों को लेकर चलते हैं, उन सबको आप सुने और अपनी खुद की एक तरह से रोज़ एक पर्सनल नोटबुक बनाएं और इसमें दिनों दिन के हर इवेंट को नोट करें। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, इस साल में मान लीजिए अभी सितंबर या अगस्त में कोई इतनी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना घट गई और आप जब आपका पेपर, जो आपके पास किताब आई वो अप्रैल मई में छपी हुई है, तो आज अगस्त या सितंबर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तो उस किताब में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और यदि आप अपने जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें उस समय की जानकारी को नहीं देते हैं, इस साल की जानकारी को नहीं देते हैं, तो आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है वो अधूरा माना जाएगा। और कई बार इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं कि राज्यों के मध्य समीकरण बहुत ज़बरदस्त रूप से बदल जाते हैं।
उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि 9/11 की घटना हुई, जो विश्व व्यापार केंद्र था WTO पे न्यूयॉर्क में 2001 में, उसमें हमला हुआ। उसके बाद के जो कुछ महीनों थे उसमें विश्व राजनीति इतनी जबरदस्त रूप से उसमें बदलाव आ रहे थे, इतने नए प्रकार के समीकरण बन रहे थे, इतनी नई तरह की बातें हो रही थी, नए प्रकार के संबंध उभर रहे थे कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी उस साल के अपने आंसर्स में उस सबको नहीं शामिल करता तो उसका उत्तर जो है वो बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। हम फिर से एक बार अपने सिलेबस पर आ जाएं तो सर्वप्रथम तो आपका है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एक थोड़ा सैद्धांतिक सा टॉपिक है। उसके बाद जो आपके लिया गया है 1945 यानी 1945 का जो विश्व परिदृश्य है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से मानी जाती है, करीब करीब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। मुझे लगता है कि इस सिलेबस को 1945 से शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की तारीख में हम जिस रूप में विश्व को देखते हैं, जितने देश हैं, जितने सॉवरेन कंट्रीज हैं, उतने द्वितीय विश्व युद्ध से या 1945 से पहले नहीं थे। इसलिए 1945 का जो आपके लिए एक डिमार्केशन किया गया वो इसलिए है कि आप 45 के बाद जो मोरलेस जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना है, जितने देश हैं, कुछ उसके बाद भी धीरे धीरे उभरे हैं, मतलब मोरलेस वही जो सिनेरियो है वो आज तक कायम है। वह बात अलग है कि देशों के मध्य समीकरण बहुत कुछ बदलते रहे। तो अगला जो टॉपिक है आपका कोल्ड वॉर का, फिर डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद के खत्म होने का, और एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे नए देशों के उदय का। यूनिट 2 जो है वो पूरी तरह यूनाइटेड नेशंस को डेडिकेटेड है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। आप में से बहुत सारे जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान 11वीं और 12वीं में भी पढ़ा है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में 11th और 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसको हम थोड़ा एडवांस तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण 1945 के बाद हुआ और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद धीरे धीरे कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने और आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है देशों के मध्य संबंधों को मैनेज करने में। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूरी तरह आपको पढ़ना है। उसके बाद जो थर्ड है आपकी यूनिट, उसमें रखी गई है जो विभिन्न देश हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों की आपको फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, विदेश नीतियों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये बड़े देश होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए इनकी विदेश नीतियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट के बारे में तो हमने बात कर ली। चौथी यूनिट है आपकी हमारे अपने देश की विदेश नीति, हिंदुस्तान की, हमारे अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे किस तरह के संबंध है, नेबरिंग कंट्रीज से, और नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आप लोगों को सबको ने हमेशा सुना है कि भारत जो है उसके प्रणेता देशों में था और इसमें हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो लास्ट यूनिट है बच्चों वो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये जो कुल मिला के 1990s के बाद का जो परिदृश्य है उसको कवर करती है। नॉर्थ साउथ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद, सार्क, आसियान, ये इस तरह के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और जो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के समय के, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इस समय सारे देशों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज यानी वैश्विक पर्यावरण से जो जुड़े मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका टॉपिक है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी आपका ये पेपर होता है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसमें बहुत कुछ आप अपना तरफ से अपने व्यू पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि जब आप
फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बारे में सामने रख रहे हैं, तो ये पेपर ऐसा है जहाँ बहुत आपके पास स्कोप है कि आप अपने तरह से बहुत सारे एनालिसिस रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये पेपर पढ़ने में। तो अब हमने जब दोनों पेपर्स डिस्कस कर लिए, फर्स्ट और सेकंड, तो मुझे लगता है आप लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक हो गए होंगे इस बार राजनीति विज्ञान पढ़ने को लेकर। और हम कोशिश करें कि हम अपने अध्ययन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाए रखें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि और अब मज़ेदार बात ये और है कि हम बहुत इंटरेस्टिंग माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। और इंटरनेट का प्रयोग देखिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, तो बहुत कुछ आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इन दोनों पेपर्स के संदर्भ में आप कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी आपसे, आप भी मुझसे बहुत कुछ शेयर करेंगे। और कुल मिला के इस साल का जो हमारा एकेडमिक सेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, लेकिन चैलेंज ये है, हमारे सामने एक चुनौती है कि हम एक कठिन समय को भी कितना ज़्यादा मज़ेदार बना पाएँ और अपने अध्ययन को बहुत इंटरेस्टिंग और बेहतर बना पाएँ। तो चलिए अब शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबको ऑल द बेस्ट इस सेशन के लिए। बाय बाय।